अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं। उसी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। हमारा आज का मुद्दा है अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी, संग्राम भारी। ये सवाल है क्योंकि यूसीसी पर आज बहस हम इसलिए कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राज्यों को कमेटी बनाने के अधिकार को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें गुजरात और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य सरकारें शादी, तलाक, विरासत, भरण पोषण वगैरह पर कानून बना सकती हैं, इसलिए कमेटी बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ कमेटी के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल मई में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार ने भी पिछले साल अक्टूबर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी का गठन करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां बीजेपी खुश है तो विपक्ष ने एक बार फिर यूसीसी का विरोध तेज किया है। एआईएमआईएम कह रही है कि सरकार यूसीसी नहीं ला रही, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो भी कानून बनाती है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना होता है। इसीलिए ये बहस जरूरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या यूसीसी 2024 के लिए बीजेपी के लिहाज से जीत का फॉर्मूला साबित होगा? जब यूसीसी पर बनी कमेटी पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है तो फिर सवाल ये भी उठता है कि इस पर सियासत क्यों हो रही है। बड़ा सवाल ये भी कि एक विधान, एक कानून से आखिर दिक्कत क्यों है और किसे है, और क्या, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, यूसीसी लाने के पीछे विपक्ष जो बीजेपी है उसका कोई सियासी एजेंडा है। इन सारे सवालों को हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ, लेकिन उससे पहले जल्दी से टीजर रिपोर्ट देखिए। यूसीसी नहीं ला सकती सरकार, तो देश में ये विभिन्न जो मुद्दे हैं इससे ध्यान भटकाने के लिए हर आए दिन ये लोग नया नया कुछ लाते हैं। आपका जो 1937 का शरीयत एक्ट है वो शरीयत एक्ट सेंट्रल लॉ है, तो जब तक शरीयत एक्ट नहीं बदलेगा तब तक कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती। हर किसी का कुछ पर्सनल लॉज अलग अलग है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन उसको मान्यता दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है, कोई भी कानून बनाती है तो उसके पीछे उनका उद्देश्य चुनाव होता है। कोई देश के लिए भला सोचते हो, ये राज्य के लिए भला सोचते हो, ऐसा तो है नहीं। तो लड़कियों लड़ सकती हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करती हैं, परंतु महिला सशक्तिकरण का गला घोटने का काम कट्टरपंथियों के सामने शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक किया है और आज इसीलिए एक विशेष मंडली इसका विरोध कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अक़लियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। और आपको बता दें इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजीव जेटली बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ वारिस पठान हैं एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए, उदित राज कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन विजय शंकर तिवारी हमारे साथ, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और यास्मीन फारूकी हमारे साथ हैं एसडीपीआई की सचिव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से पहला कमेंट मैं यहाँ पर लूंगी डॉक्टर उदित राज आपसे। 1 मिनट का वक्त इनिशियल कॉमेंट के लिए आप सभी पैनलिस्ट के लिए यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी पर किसी तरह की आपत्ति या ऐतराज नहीं जताया, उसके बाद तो ये माना जाए, क्यों नहीं माना जाए कि यूसीसी पर जो सियासी बहस है अब उसे भी खत्म हो जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इसी सरकार का लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। लॉ कमीशन के रिपोर्ट ने यह कहा कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट फिजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ यूसीसी। इन्हीं के लॉ कमीशन ने कहा कि यह संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने लॉ कमीशन की रिपोर्ट तो देख ली, और दूसरी बात है कि इन्होंने कई राज्यों में यह घोषणा पत्र में चुनाव के दौरान में तो वादा किया, उसके बाद के जो प्रोसेस रहे, 5 साल बीते, फिर 5 साल बीते, कुछ किया इन्होंने। इसीलिए हमारे वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी भी जो कह रहे थे, बात सच है कि इनका काम केवल और केवल चुनाव जीतना होता है।
तो चुनावी होता है और कुछ नहीं होता। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले इसका स्पष्टीकरण दे दे कि लॉ कमीशन के बारे में इनका क्या कहना। ठीक है, जवाब ले लीजिए। राजीव जेटली ये कह रहे हैं आपका लॉ कमीशन कुछ और कहता है, आप कहते कुछ और है, और आपका मकसद होता है चुनाव जीतना। आपका जवाब? देखिए, अगर चुनाव जीतना, अगर हम मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम बच्चियों को उनके अधिकार दे देंगे, अगर इससे हम चुनाव जीतते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि अधिकार देकर अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो ये इस तरीके के हम अधिकार तो देने चाहिए, इस तरीके के अधिकारों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इस तरीके के अधिकारों की वजहों से कोई राजनीतिक पार्टी मजबूत होनी चाहिए। अगर हम मजबूत हो रहे हैं और केवल इस बात को लेकर के मजबूत हो रहे हैं कि हम सक्षम कर रहे हैं, एक वर्ग को सक्षम कर रहे हैं, एक महिला को सक्षम कर रहे हैं, बच्ची को सक्षम कर रहे हैं, वो बच्ची जो पीड़ित है, वो महिला जो पीड़ित है, और पीड़ित किसकी वजह से, इसके ऊपर भी चर्चा बनती है। पीड़ित इस वजहों से है कि एक तरफ पुरुष प्रधान मुस्लिम समाज, दूसरी तरफ प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, दोनों ने मिलकर के ऐसी हॉकी खेली आपस में, ऐसे कानून का निर्माण किया जिस निर्माण के अंदर सारे अधिकार छीन लिए गए। बची कुची कसर जो है राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस के बाद वो पूरी कर दी। ये दो राजनीतिक पार्टियां, ये राजनीतिक पार्टियां और एक समाज, ये कौन होते हैं किसी का अधिकार छीनने वाले? अरे 9 साल की बच्ची को मुस्लिम समाज के अंदर विवाह का अधिकार मिलता है, जबकि हिंदू बच्ची को 18 साल में वो अधिकार मिलता है। अरे वही हवा, वही पानी, वही देश, वही प्रदेश। ठीक है, जवाब ले लीजिए। यास्मीन फारूकी मुस्कुरा रही हैं, और लेकिन उससे पहले जवाब ले लीजिए। वारिस पठान, 1 मिनट। ये आपके पास 1 मिनट है रिस्पॉन्ड करने के लिए। और ये जो जब बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और ये बीते दिनों में हुआ है, स्मृति ईरानी से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा तक, और यहाँ पर आपने राजीव जेटली को भी सुना, ये सभी इसे महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि महिलाओं के सेम अधिकार होने चाहिए। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि मुस्लिम महिला है, मेरी बहन है, लेकिन जब वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर हमने सब में देखा कि इतनी ठंडी कड़ाके की जो पड़ रही थी, वहाँ बहनें, बच्चियाँ सब खड़ी हुई थी, गुहार लगा रही थी कि हमारे आशियानों को उजड़ने से बचा लो, तो मोदी जी तो खामोश थे। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने अलाउड किया कि ठीक है आप उनको डिमोलिशन नहीं कर सकते उनके घर का, तो बोलते कुछ है होता कुछ है। बात नंबर 2, अभी यूसीसी कानून लाने की ये बात कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने साफ तौर से कहा है कि यूसीसी कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं मानते उसकी बात? बात नंबर 3, हमारा देश आदित्य जी चलता है सेकुलरिज्म के ऊपर, वेरियस कल्चर्स हम फॉलो करते हैं। तो यूसीसी लाके कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करेंगे? क्या दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करेंगे? क्या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करेंगे? क्या करेंगे? हमारे देश में विभिन्न राज्यों के अंदर डिफरेंट कानून है, कहीं पर गाय यम्मी है, कहीं पर मम्मी है, उसका क्या करेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, मगर यहाँ तो अपर कास्ट के पास मेजॉरिटी वेल्थ आ गई है, तो उसका क्या करेंगे ये लोग? शादी ब्याह के मामले में किसी राज्य के अंदर अलग कानून है, कई राज्यों में अलग कानून है। तो ये सब सिर्फ ढकोसलेबाजी है, यूसीसी का ये चक्कर चलाना। यूसीसी नहीं ला सकते, ना ला भी नहीं सकते। एक देश एक विधान लेकर आना चाहते हैं, ये यही कह रहे हैं कि हम एक देश में किस तरह लाएंगे एक देश के अंदर चाहते हैं। ठीक है, अब आप सारे पैनलिस्ट का एक एक कमेंट होने दीजिए, मैं उसके बाद बीजेपी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे गेस्ट का एक एक कमेंट ले लेती हूँ। यास्मीन फारूकी, जो सवाल मैंने अभी पूछा वारिस पठान से, वही सवाल बीजेपी की एक दलील है। वो ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, यूसीसी को सिर्फ टारगेट या फिर यूसीसी के पीछे सियासी एजेंडा क्यों देखा जा रहा है? जबकि बीजेपी की दलील ये कि उनकी कोशिश यूसीसी के माध्यम से एक देश एक विधान लगाने की, लागू करने की, और दूसरा महिलाओं के सशक्तिकरण की। एक छोटी बच्ची की शादी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जस्ट बिकॉज शी इज अ मुस्लिम। आदित्य जी, सबसे पहली मुश्किल तो यह है हमारी कि सारे बीजेपी वालों के पास ट्रिपल तलाक की कहानी है कि वो उन्होंने मुसलमान औरतों को आज़ाद किया, फिर अब कुछ ये शाहबानो की कहानी है। ये 3-4 कहानियों पे वो हर बात को लेके चलते हैं और वहीं ख़त्म हो जाती है। कोई और नई बात उनके पास नहीं है।
दूसरी बात ये अदिति जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जो सब संविधान बना है बड़ी सोच समझ के बनाया गया है, हर चीज को मद्देनजर रख के बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है, सबसे खूबसूरत है, एक गुलदस्ते की तरह है। क्यों उन चीजों के पीछे एक आप ऐसा करो, सबको एक कपड़े पहनाना शुरू कर दो, एक ड्रेस में घुमाना शुरू कर दो, वो बातें करो जो मुमकिन है। आप एक बात मुझे बताओ, किस बात को लेके जिनसे डरते हैं उनसे डरते हैं। संथाना की जब बात आई तो उठा के कोर्ट से फैसला हो गया कि संथाना जायज है, आप अपने आप को मार सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है, अपने अपने धर्म की बात है। बात जब अभी आई जैन समाज की कि साहब वहां पे उन्होंने टूरिज्म की डिटेल कह दिया कि होगा, वापस ले लिया। लेकिन क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है, जब चुनावी मुद्दे पे आते हैं तो एक मुसलमान आप चुनावी मुद्दे की यहाँ पर बात करिए, लेकिन यूसीसी का मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम आप चुनावी मुद्दे की बात करिए, लेकिन यूसीसी का मतलब ये तो कतई नहीं कि एक जैसा कपड़ा पहनना है, एक जैसा नाश्ता खाना है, एक जैसा लंच करना है, एक जैसा डिनर करना है। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं। हम बहुत ट्रिवियलाइज करते हैं। और आपने भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया मैम, अभी मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया था 1 मिनट तक मैम, प्लीज। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यूसीसी आया कहां से? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो यूसीसी को लेकर हम सेलेक्टिवली कोट क्यों करते हैं, ये मेरा आपसे सवाल होगा जब मैं वापस आऊंगी। पहले एक जवाब आप ले लीजिए यहां पर किशोर तिवारी से। किशोर तिवारी, यूसीसी से सर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि इसके पीछे सियासी एजेंडा है। बीजेपी आरोप लगाती है कि अल्पसंख्यकों में विपक्ष जो है वो वोट बैंक खोजता है। ये पूरी लड़ाई कहाँ है? जब एक देश एक विधान की बात की जाती है तो कौन लड़ रहा है सही मायने में यहाँ पर अधिकारों की लड़ाई, या दोनों ही सियासत साध रहे हैं? नहीं, मेरी पार्टी जो है शिवसेना, वो तो एक देश एक कानून का पक्षधर है। लेकिन बीजेपी के जैसे अमित शाह जी ने बोला 1 जनवरी को राम मंदिर, 1 जनवरी 24 को राम मंदिर बन जाएगा, 370 किया। तो कई राज्यों का जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां यूसीसी का जो रोल है वो ज्यादा सियासी लगता है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि एक देश एक कानून हो, लेकिन लोगों के धार्मिक भावनाओं की भी कदर की जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब कुछ देखो, हिंदू पर्सनल लॉ भी है, यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, और सब में अपनी अपनी एक कंट्रोवर्सी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक कंसेंसस से ये सब कुछ किया जाए, लेकिन ना ही कि चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर इस पे फिर से चुनाव लड़े जाए। मुझे तो आप ये कह रहे हैं चुनावी मुद्दा, इस पे मैं कमेंट ले लेती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर तिवारी जी भी है। जल्दी से सवाल ये है विजय शंकर तिवारी, इसमें वोट है, इसमें समान अधिकार हैं, इसमें एक धर्म विशेष को टारगेट करने की साजिश है, इसमें क्या है भाई? देखो अदिति, कई बार हमने मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम जो इनके मौलवी हैं, ऐसे लोगों को सुना है जिन्होंने हमेशा कहा है कि भारत में मुसलमानों को 2nd ग्रेड नागरिक बना दिया गया है, दूसरे नंबर का नागरिक बना दिया गया। ऐसा कई बार आपने सुना होगा। यानी जब समान नागरिक की बात होती है तो कानून से तो होगा, यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून बनाए, इसका भी विरोध करेंगे, और देश में 2nd नागरिक हैं हम, इसका गाना गाएंगे। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती है। मैं कहता हूं सियासी बात बार बार हो रही है। राजनीतिक पार्टी सियासत तो करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी का देश से वादा है समान नागरिक कानून लाने की। हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हो रहे थे, वहां भी समान नागरिक कानून लाने की बात कही गई। गुजरात में भी समान नागरिक कानून लाने की बात कही गई। तो यानी जो राजनीतिक पार्टी अपनी जनता से वादा करती है कि हम समान नागरिक कानून लाएंगे, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो समान नागरिक कानून लागू करे, और वही वो काम कर रहे हैं।
तो इसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कितनी छोटी सी बात है, यानी आप हर बात में अपना एक ऐनक पहन के आते हैं, रंग वाला ऐनक पहन के आते हैं। वारिस पठान साहब कहते हैं ये नहीं ला सकते हैं। आप इसी प्रकार चीख चीख कर कहते थे राम मंदिर नहीं बना सकते हैं, राम मंदिर बन रहा है वारिस पठान साहब। इसी प्रकार जोर जोर से बोल रहे थे कि धारा 370 नहीं हट सकती है, धारा 370 हट गई। यानी आप जब चैलेंज करते हैं तो चैलेंज के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन जब गंभीरता से कोई काम होता है तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध करना ये नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी प्लीज। वारिस पठान। अच्छा, मुझे बोला। देखिए, अभी मैं सुन रहा था और मैं देख भी रहा हूं कि लाने की कोशिश की जा रही है। आपका चैनल यही दिखा रहा, लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं ला सकते ये लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला ही नहीं सकते, जबकि लॉ कमीशन ने कहा है तो उसकी बात क्यों नहीं मानते ये लोग। और अभी इन्होंने कहा कि हमने देखो कहा था राम मंदिर बना देंगे, बना दिया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है साहब। अगर बाबरी मस्जिद को हमारी शहीद नहीं किया होता तो आप नहीं बना सकते थे। अब वो भी तो सोचिए ना उस बात को। अभी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके क्या करेंगे, किस तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आप ये करेंगे? आपके पास कोई नीति है? कुछ है? चलिए बताइए ना। गोवा के अंदर तो गाय यम्मी है, नॉर्थ में मम्मी है, किस तरह से इसका तुम फासले को दूर करेंगे? और आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की आपको बहुत फिक्र है। अरे मैं कहूंगा कि मुस्लिम महिलाओं की इतनी फिक्र है आपको तो प्लीज, मुस्लिम महिला चाहती है कि हिजाब पहनकर स्कूल में जाए, हिजाब पहनकर कॉलेज में जाए, तो आपको क्या आपत्ति है? उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसका रिलीजन ने फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया, आप क्यों नहीं करना चाहते उसका? अरे मुस्लिम महिला चाहती है कि हमको डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दिया जाए, आप क्यों नहीं देते उसको स्कॉलरशिप? मुस्लिम महिला चाहती है कि मेरे सर पे हिजाब हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, मैं पढ़ लिख के देश का नाम रोशन करूं, बड़ी डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनूं। क्यों आप रोकते हैं उसको? तो ये मुस्लिम महिलाओं के बारे में नाटकबाजी जो आप कर रहे हो ना, ये करना छोड़ दो। हमारी हिंदू बहनों की भी फिक्र करो ना। वृंदावन में लाखों के हिसाब से हमारी हिंदू बहनें बैठी हुई है, उनके बारे में क्यों फिक्र नहीं करते आप लोग? ठीक है, जवाब लीजिए। पहले राजीव जेटली से जवाब लीजिए, उसके बाद उदित राज जी। दड़बे में बंद कर देना 9 साल की बच्ची को, ये आप उसके हाथ में कंप्यूटर पकड़ा रहे हैं, उसको डॉक्टर बना रहे हैं, उसको इंजीनियर बना रहे हैं। 9 साल की बच्ची को आपने कहा कि इसके पास ये अधिकार होना चाहिए विवाह का। ये कानून है आपका, ये कानून है जिस कानून के खिलाफ हम यूसीसी लेकर के आना चाहते हैं। आप कौन सी मुस्लिम बहनों की बात कर रहे हैं? मैं तो यासीन मेरी माँ समान है, मेरी माँ की उम्र की होंगी। आज पता नहीं वो अपनी बच्चियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के बजाय ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। कम से कम मैं इनसे तो अपेक्षा करता था, ये तो कम से कम बाहर निकल के बोलती है इस बात को। क्या राजनीतिक मजबूरी है आपकी जो आप अपने घरों के अंदर रहने वाली बच्ची जो पढ़ना चाहती है, जो नहीं चाहती अभी, जो नहीं चाहती कि इस बचपन के अंदर उसकी शादी कर दी जाए, जो चाहता है बच्चा कि अगर मुझे अडॉप्ट किया जा रहा है किसी मुस्लिम द्वारा तो मेरे पास उसके प्रॉपर्टी के अधिकार होने चाहिए। ये भी आपके अधिकार नहीं है। ये उस बच्चे को आप अधिकार नहीं देते जिसको आपने अडॉप्ट किया। सारी जिंदगी पालने के बाद भी आप उसको वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदारी नहीं दे पाते पूरी तरह से। हम उन अधिकारों को उनको देना चाहते हैं। और एक वजह देखिए, एक लड़के के चक्कर में एक लड़का पैदा हो जाए, इस वजहों से आप दूसरी शादी की बात करते हैं, दूसरी शादी की बात करते हैं। और पहला बच्चा कहता है मेरे अधिकार को छीन रहे हैं। और किसी बच्ची को उसके अधिकार देना, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। चैनल के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी से कहता है कि मैं यूसीसी की खिलाफत करता हूं, हम क्लियरली यूसीसी को बता रहे हैं यूसीसी है क्या। और एक बात कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, क्या अपने प्रदेशों के अंदर इसके ऊपर चर्चा करवाएंगे? केवल चर्चा। ठीक है, पूछ लीजिए। उदित राज जी हमारे साथ है। उदित राज जी, मैं आपसे यही बोल रहा था। जी जवाब ले लीजिए। बंद करके डॉक्टर नहीं बना सकते। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि पहले अपने यहाँ यूसीसी यानी जेटली जी हैं, आदित्य जी हैं, तिवारी जी हैं, यूसीसी पहले हिंदुओं में कायम हो जाए। मुझे तो उस बात की चिंता है। यहाँ पर मैं एक दलित हूँ, एक ब्राह्मण है, एक है पंजाबी, और इन तीनों में इतना दूरी है, आपस में इनके रोटी बेटी का संबंध नहीं है। तो यहीं पर ये हमारी चिंता की बात है, यही होना चाहिए। अरे भैया सुन तो लीजिए, आप बोलने मत दीजिए। आप एक सेकंड राजीव जेटली जी, अरे आप बोलने, राजीव जेटली जी एक सेकंड आपको इंटरप्ट किया, उसके बाद आपको मैं वापस मंच दूंगी। अरे एक सेकंड रुक जाइए। अरे भाई मैं चाहता हूँ बोलने दीजिए। और यूसीसी की जरूरत तो यहाँ पर है। यहाँ की यूसीसी आप क्या कहना चाहते हैं? पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए, फिर मुसलमानों की चिंता आप करिए। अपनी चिंता तो आप कर नहीं रहे हैं। मुसलमानों के बड़े खैर ख्वाह बने हुए हैं।
पहले अपना घर ठीक कर लीजिए, उसके बाद में दूसरे का घर ठीक करिए। यह कहाँ, ये आपकी चिंता क्यों नहीं होती है भाई? हाँ, केवल झगड़ा लगाना, उकसाना, मुसलमानों के कब से आप सब चिंतक हो गए भाई? आप अपने दलितों, हजारों वर्ष से दलित पिछड़े, उनके आरक्षण का विरोध आप करें, जनगणना आप न होने दें। हिंदुओं के अंदर एक दूसरे को कितना शोषण है, कोई कितने मतलब कि कोई नीच कहा जाता है, छुआ नहीं जाता। गांव में 12 जाति हैं तो 12 टोले बन गए हैं। पहले उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ आप हिंदुओं की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अभी आप मेरी जाति बताने की कोशिश कर रहे थे, तो सर जिनकी जाति बतानी हो, सुनिए मैंने आपको एक सेकंड रुकिए सर, सुन लीजिए। अरे पहले आप हिंदू समाज को तो पहले ठीक कर लो, सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए ना। हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के, सिख समाज, मेरी अपनी आपस में जिससे जाति बतानी हो बताए। आप जिससे बात कर रहे हैं वो खुद को इंडियन मानती है और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सुनिए सर, और कॉन्स्टिट्यूशन को सेलेक्टिवली कोट नहीं करती। ना सुन लीजिए, यूसीसी में आप हिंदू मुसलमान ढूंढते होंगे सर, यूसीसी में आप हिंदू मुसलमान ढूंढते होंगे, आपको ढूंढना है तो यूसीसी चलिए, आपको तो दिक्कत हो रही है ना, तो आने दीजिए ना यूसीसी। ऐसा तो होगा नहीं, आप ही के लॉजिक का मैं इस्तेमाल करूं तो आ जाने दीजिए यूसीसी, फिर तो दिक्कत ही क्या है, फिर तो जो आपकी शिकायत है वो भी तो दूर हो जाएंगी। उदित राज जी, भेदभाव की चिंता क्यों नहीं करते सर? भेदभाव ही तो खत्म करने की बात यूसीसी कर रहा है, ऐसा इनका दावा है, तो सेलेक्टिवली तो यूसीसी लागू होगा नहीं। आप दोनों बातें कर रहे हैं सर, आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर। अगर गाय मर जाए तो उसको उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। अरे सर, आप पता नहीं कहां जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ यूसीसी की बात हो रही है तो सब पे सेलेक्टिवली तो लागू होगा नहीं, वो सब पे लागू होगा ना, सब पर लागू होगा। जवाब ले लीजिए राजीव जेटली का। मैं अदिति जी एक बात बताऊं, मैं उदित जी मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, इन्होंने हम तीनों की जाति बता दी, मैं ब्राह्मण भी, पंजाबी में, और तिवारी जी को बोल दिया, आपको भी टारगेट कर दिया। देखिए जब ये मेंबर पार्लियामेंट थे, दलित थे, इनके घर के दरवाजे के ऊपर बाहर खड़े हो जाएंगे ना तो शायद इनके पास हमारे से मिलने के लिए वक्त नहीं था। वो दिन जा चुके हैं जब हम जातियों के आधार पर बंटवारा करें। मेरा प्रश्न जो था वो केवल इतना था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि मुस्लिम बच्चों को उनके अधिकार देने चाहिए, बच्चियों को। क्या कांग्रेस पार्टी इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है या नहीं है? एक बार हाँ या ना का जवाब मांगा था, इन्होंने देश को जातियों के आधार पर बांट दिया। 5 मिनट के अंदर टीवी के अंदर आपने देखिए कांग्रेस पार्टी की जो असली नीति है उसको उजागर कर दिया। हम यही तो कहते हैं कि जहां अधिकारों की बात आ रही है वहां हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और जब हम उसकी गहनता के साथ चर्चा करना चाहते हैं तो ये जातियों में बंटवारा कर देते हैं। यही नीति अपनाई है इन्होंने आज तक, इसी नीति में इनको कामयाबी मिली है, इन्हीं वजहों से इन्होंने देश पर राज किया है, इन्हीं वजहों से। अरे उदित राज जी, जब आप मेंबर पार्लियामेंट थे ना तो हमें देखते भी नहीं थे, तो आप सोचते थे तुच्छ आदमी बात करने का, किशोर तिवारी लोगों से बात करने का वक्त नहीं है। अरे आप तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं आप लोग, किशोर तिवारी आपके सामने। देखिए आप अरुण जेटली जी, राजू जेटली जी, थोड़ा हमें भी चांस। तो मैं तो एक बोलता हूं कि बीजेपी मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रही है या 2024 के चुनाव के लिए जगह तलाश कर रही है। आप तो इशू देख रहे हैं, पूरे इकोनॉमिक फ्रंट पे हारने के बाद, आप फेल्यूर होने के बाद, और देश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी होने के बाद अब जो तुम तलाश कर रहे हो तो 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, मेरे ख्याल से ये शस्त्र आप यूज करोगे, लेकिन आपको किसानों के समस्या पे, रोजगार पे बोलना पड़ेगा। आप जब बोलते हो ना राजू जेटली जी, मुस्लिम लड़कियों का वगैरह, तो मुझे लगता नहीं है यार, आपकी नीयत पर मुझे खोट लगती है। आप इतने आवेश में बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये 24 का एजेंडा है तुम्हारा, और 24 के एजेंडा में अब तुम है ना लोगों को गुमराह नहीं कर पाओगे। आपने बोला था सबका साथ, सबका विकास, तो राजीव जी वो तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं ना। अब हालात तो बहुत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हाँ, हम तो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। मेरी बात सुनो,
लेकिन ये देश में इतने कॉम्प्लेक्स कानून है कि शेड्यूल एरिया में ट्राइबल को अलग अधिकार है, वहां तो प्रॉपर्टी के भी अधिकार नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू लॉज जो है वो लॉज भी बहुत डिफर करते हैं। कई राज्यों में क्रिश्चियनिटी को लेके भी लॉज अलग। किशोर तिवारी जी, मेरा बहुत बेसिक सवाल है, सवाल सुनिए मेरा। किशोर तिवारी, आपने कहा बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। एक सेकंड सुन लीजिए सर, सवाल आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। आपसे सवाल ये, यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 30 सेकंड है आपके पास इस सवाल का जवाब। नहीं, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन उसके एरिया पहले डिफाइन होने चाहिए। लॉ कमीशन का अप्रूवल चाहिए और संसद में भी स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं, एक सेकंड, आपने कहा यूसीसी आना चाहिए। रिलीजियस बिलीफ में थोड़ी इंटरफियर कर सकता, ये प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी बना हुआ है। जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक देश एक विधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरी पार्टी तो चाहती है कि एक राष्ट्र एक कायदा होना चाहिए, लेकिन ये देश की रचना ऐसी है कि इसके अंदर अभी तो पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन चुनाव ये बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे करा सकती है। आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं इन प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए, दूसरी तरफ आप इस पर राजनीति की बात भी कर रहे हैं और खुद भी इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर। अब आप जवाब लीजिएगा और भी काउंटर्स ले लीजिए। राजीव जेटली, मैं इसके बाद आपको मंच दूंगी। पहले विजय शंकर तिवारी थोड़ी देर पहले विजय शंकर तिवारी थोड़ी देर पहले आपने उदित राज जी को सुना, वो कह रहे हैं पहले हिंदुओं के लिए तो एक कानून ले आइए। देखो, मैं उदित राज जी से ही बात करना चाह रहा था। जब वो बात कर रहे थे तो मैंने उंगली भी उठाई थी कि जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, तो महर्षि वाल्मीकि हों या महर्षि व्यास हों, ये वो संत हैं आज भी सारे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सारा ताना बाना बिगड़ा है, जिनके कारण बिगड़ा है उनके साथ खड़े हैं ये। मैं ये कहता हूं कि आज देश में कितनी दलित बहनों के साथ में बलात्कार होते हैं और ये करते हैं वो जिहादी लोग, लेकिन जब इस प्रकार का होता है तब हमारे उदित राज जी कुछ नहीं बोलते हैं। आज जब समान नागरिक कानून की बात हो रही है तो ये कहते हैं, अरे हम कहते हैं, हम उनको गले लगाते हैं उदित राज जी, हम जो कहें वो करते हैं, वो हमारा समाज है, उसमें क्या दलित है, क्या ब्राह्मण है, क्या ठाकुर है, क्या बनिया है, हम इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं जो लोग पिछड़ गए हैं उनको साथ लेकर के आए। मैं उदित राज जी आपके सामने एक प्रश्न करना चाहता हूं कि धर्मांतरण करने के बाद जिनको आरक्षण मिलता है उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं कहता हूं जो अनुसूचित जाति के लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, ये भी आपको बताना चाहिए समाज को। उदित राज जी, देखिए ऐसा है कि मैं SC/ST की पूरे देश के एम्प्लॉयज की समस्याओं को डील करता हूं। लाखों केसेस ऑफ प्रमोशन है, डिमोशन है, विक्टिमाइजेशन है और बलात्कार के आगजनी के आंकड़े भी मेरे पास हैं। 1% में भी मुसलमान नहीं है। ये कौन करता है भाई? एक बात है, वाल्मीकि जी को तो कहते हैं कि रामायण लिखा, लेकिन वाल्मीकि झांकी कहीं ब्राह्मण निकालते हैं या कहीं पर ठाकुर और बनिया वाल्मीकि झांकी निकालते हैं? ये मूर्ख बनाने वाली बात करते हैं आप लोग। हमें दर्द, उन्हें पता है दर्द है। अच्छा, ये महिला ढोने का काम केवल वाल्मीकियों का ही है और मंदिरों में केवल ब्राह्मण ही पुजारी हो सकते, दूसरा नहीं हो सकता है। ये बताइए, ये असमानता ये है। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी जब वहाँ भुवनेश्वर में जो जगन्नाथपुरी है, क्या उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया? दूसरी बात यह है कि आज भी तमाम मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। कानपुर में मंदिर में घुसने लगे 2 साल पहले, 1.5 साल, गूगल करके देख लीजिए। गूगल पर देखिएगा तो भरा पड़ा रहेगा। जवाब ले लीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे हैं विजय शंकर तिवारी। आप आंकड़े के साथ आइए। ये जहाज मैं उदित राज जी, एक मिनट, उदित राज जी बात को, हाँ
उदित राज जी बात का उत्तर नहीं दे पा रहे। मैं एक बात और पूछता हूं कि जो अनुसूचित जात के लोग धर्मांतरित हो गए हैं और वहां कहते हैं हमें आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप ये हम कहते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या मत है? आपका क्या मत है उदित राज जी? आप ये बताइए, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। इंडिया और किसी का कभी दलित को आमंत्रित नहीं किया जाता। उदित राज जी, यूसीसी आएगा तो क्या किसी एक मजहब के लिए आएगा? मैं तो उससे भी बेसिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप तब से यहाँ प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर पुजारी नहीं हो सकता है। भाई यूसीसी आएगा सब पर लागू होगा ना सर। आप दो अलग बातों को मिक्स क्यों करना चाह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें आप खुद ही आप ये मानकर चल रहे हैं कि इसमें पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों है भाई? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये होता है, आप वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्था की बात करते हैं, फिर आप लागू भी नहीं होने देना चाहते। मुझे आपका लॉजिक नहीं समझ आ रहा। वारिस पठान प्लीज। नहीं, देखिए आदित्य जी, लॉजिक सिंपल है, लोगों का ध्यान भटकाना है मेन मुद्दों से। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बताइए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिल जाएगा, पेट्रोल डीजल गैस के भाव कम हो जाएंगे, डॉलर के बनिस्बत रुपया कब मजबूत होता है। उनके पास कोई जवाब नहीं। जवाब भटकाने के लिए यूसीसी। अभी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, गोवा में तो आपकी सरकार है, गोवा के अंदर गोवा सिविल कोड है जो ये बताता है कि एक हिंदू आदमी 2 शादी कर सकता है अगर उसकी बीवी 31 साल की हो गई और वो एक मेल बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? क्या हटा देंगे कानून? अब संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, उसके अंदर बात करता है कि पूरे देश में लिकर बैन होना चाहिए, प्रोहिबिशन लिकर पे होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। उसके बारे में आप क्यों नहीं करते? ये बात नहीं करेंगे आदित्य जी, ये कुछ नहीं करना चाहते। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन साफ है, यूसीसी लाने की देश में जरूरत नहीं है। मगर जैसा मैंने कहा ना, भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। बीजेपी का मुद्दा तो आपने देख लिया, अभी अमित शाह ने तो अनाउंस कर दिया कि हम ये तारीख के दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर देंगे। बीजेपी के दूसरे मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि अब बीजेपी सिर्फ लव जिहाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। रास्ता, डेवलपमेंट, विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कह दिया कि अब बीजेपी लड़ेगी किस पे? छुरी चाकू तेज करके रखेंगे, वेजिटेबल काटते जिससे उससे दुश्मनों की गर्दन काटेंगे। तो इनको विकास के मुद्दे की कोई फिक्र नहीं है, बेरोजगारी की इनको कोई फिक्र नहीं है, दुनिया गई भाड़ में इनको कोई फिक्र नहीं है। इनका तो सिर्फ एक ही नारा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए देश की जनता। अब ये यूसीसी का नया शोषण इन्होंने छोड़ दिया है। अरे ये चलिए किस तरह से लाएंगे आप बताओ ना मेरे को, कि सारे कायदे कानून सब उठा के फेंक देंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, किस कायदे पे लाएंगे? चलिए बताइए मुझे गोवा के बारे में आप क्या पॉलिसी करेंगे? सिंपल जवाब। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके बारे में बताइए, आप क्या करेंगे? लिकर के ऊपर बैंड का प्रोहिबिशन, 2 पे जवाब दे दो, चलो मान जाऊंगा आपको। अरे मैं पठान साहब, पहले तो देखिए संविधान, समान विधान सबके लिए एक जैसा विधान होना चाहिए। इसी बात की तो लड़ाई लड़ी जा रही है। लगभग 125 देश, आप तो जाते होंगे ना इस्लामिक देशों के अंदर, मुझे लगता है वहां पर ओवैसी साहब को भेज के प्रवचन दिलवाने चाहिए। भाई मेरा देश भी यही अधिकार देने वाला है मुस्लिम बहनों को, बच्चियों को, जो आप लोगों ने दे रखे हैं इस्लामिक देशों ने, जो इंडोनेशिया ने दे रखे हैं, जो मलेशिया ने दे रखे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है। अरे भाई इतने सारे इस्लामिक देश, मुझे लगता है आपको जाकर बाहर होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो देने वाले जो आपने अपने देश के अंदर दे दिया। आप तो इस्लाम के आधार पर अपने देश को चलाते हैं, बावजूद उसके आपने ये अधिकार कैसे दे दिए? हमारे अधिकार हमसे छीनते चले जा रहे हैं भारत के अंदर। मतलब अतिक्रमण के अधिकार, महिलाओं के अधिकारों पर अतिक्रमण के अधिकार, उनको भी शहीद किया जाएगा, जैसे आपने कहा था ना, अभी शहीद कर दिया। अरे सबसे पहले तो शहादत इसकी होनी चाहिए, आपकी अधिकारों की शहादत, मतलब अतिक्रमणों के शहादत के बाद ही किसी को मुक्ति मिलने वाली है, किसी को अपने अधिकार मिलने वाले हैं, कोई मुख्य धारा के साथ जुड़ने वाला है। जो बात बोलते हो ना आप कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, वो हम करने वाले हैं, बोल नहीं रहे हैं, हम करने वाले हैं। तो इसलिए एक खुलकर के एक बात तो बोल के बताइए। आप ही के समाज से, मुस्लिम समाज से आती हैं, आप ही के समाज से आती हैं, आपके घर में भी देख रहे होंगे टीवी चैनल के ऊपर। आपकी डिबेट आपकी बच्ची नहीं देख रही होगी क्या? चलिए जवाब दीजिए, उनका जवाब दीजिए वारिस पठान। वो पूछ रही होगी पापा क्या कर रहे हैं वहां पर। एक सेकंड, वारिस पठान देखिए आदित्य जी, आपका डिबेट था यूसीसी पे, संविधान
मैं सवाल किया गोवा के ऊपर, इनके पास जवाब नहीं है। मैंने सवाल किया डायरेक्ट प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया स्टेट पॉलिसी का, उसके बारे में उनके पास जवाब नहीं है। मैंने जितनी दलीलें दी इनके पास एक जवाब नहीं है। सच ये बताइए, एक जवाब तो देते। आप बात कर रहे हो कहा कि ये बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्री की। अरे जेटली साहब, अरे जेटली साहब, सुनिए उत्तेजित मत हो जाइए। पठान साहब, इस देश को चलो बोलिए। अरे पठान ट्रेंडिंग पे है, मुझे पता है। आपके घर पठान ट्रेंडिंग चल रहा है, मुझे पता है। मैं ट्रेंडिंग में हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। चलने दो। अरे भाई जवाब, पठान को पॉजिटिव सवाल पॉजिटिव रहने दो। अपने पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। दिखाइए पहले। अरे मेरा तो सवाल है, अपने घर में पठान। अरे माय फ्रेंड जेटली साहब, मेरे सवाल का अरे पठान तो हम हैं, इसलिए तो यहाँ पे बैठ के आपके सामने आंख से आंख मिला के बात कर रहे, मुंह तोड़ जवाब दे रहे, और ऐसा जवाब दे रहे कि आपके पास कोई बात ही नहीं है बोलने के लिए। एक सवाल का घर वाले भी अरे छोड़ो, पठान ट्रेंडिंग में चल। अरे बनिए ना पठान। नहीं, सब पठान बोलते हैं, आप भी बोलेंगे। देश भरा दुनिया बोल रही है, और आपको अच्छा लगता है तो आप भी छीनना नहीं, आप भी अपना नाम पठान रख सकते हो। आपको अगर आपको पठान नाम अच्छा लगता है जेटली साहब, तो आप भी पठान नाम रख सकते हो। कोई मोनोपोली नहीं है उस पे, आप भी ट्रेंडिंग में आ जाइए। अभी आप लोग यूसीसी पर वापस आ जाइए प्लीज। जेटली साहब और वारिस पठान, क्या करेंगे? निकल बैठ का क्या करेंगे? नहीं, दया भगा मिताक्षा स्कूल ऑफ थॉट्स पे चलाएंगे। बोल रहा हूँ, ये बॉलीवुड मम्मी या यम्मी का क्या करेंगे? मुझे सुनिए, मुझे बाहर के देश से क्या लेना देना है? मैं क्यों जाऊं? क्या देश किसी के बाप की जागीर है? अरे हमारे लोगों ने आजादी के वक्त जाने गवाई तो देश आजाद हुआ। आप कहां थे? आप तो गोवलकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले, आप तो भाजपा ब्रिटिशरों के तले में चाट रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे। आप तो नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। अब लगी आप तो देश का बंटवारा करा। आई डोंट वांट टू शाउट, प्लीज। यास्मीन फारूकी की आवाज चाहिए मुझे। यास्मीन फारूकी, इस देश में एक कानून की बात की जा रही है, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें हर किसी को एजेंडा या टारगेटिंग या ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे सियासत है? अदिति जी, राजीव जी ने मुझे टारगेट किया अभी कि ये इस उम्र में है, इन्हें 9 साल की बच्ची हैं। मैं एक इनसे ये कहना चाहती हूँ, आप मेरी औलाद की तरह, बच्चों की तरह हैं बिल्कुल। आप बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। मैं इतनी देर से चुप बैठी थी। राजीव जी, मैंने ये कहना चाहती हूँ कि एक एनालिसिस करके, एक हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए। आप जब बात करते हैं मुसलमानों की ही बात, आप अगर बात कर रहे हैं सिविल कोड लाने की, तो उसकी बात कीजिए ना कि हम ये जो भी खराबियाँ मुसलमान हिंदुओं में हैं वो दूर करेंगे। अभी जब उन्होंने ये कहा कि जातिवाद की बात करेंगे, ब्राह्मण वो नहीं बन सकते, कोई के अलावा मंदिर के वो नहीं बन सकते, तो इस पे भी तो आपने जवाब दिया होता कि नहीं हम ये भी करेंगे। आप जब जवाब देते हो तो पता है क्या दे रहे थे कि साहब जायदाद में हिस्से की बात कर रहे थे, लड़कियों की। आप क्या बात कर रहे थे? आपको कुछ समझ में आ रही थी? बेटा अपनी बात को रखो तो फिर सलीके से रखो, फिर उन बातों का भी जवाब दो कि साहब नहीं वहां के कानून में भी नहीं होगा। सिर्फ आप जब भी बात करते हो, आप ये बात करते हो कि मुसलमान औरतों को देंगे, जायदाद में हिस्सा देंगे। आप एक बात मुझे बता दो कि मुसलमानों में फर्स्ट कजन में शादी होती है, हो जाती है, तो क्या आप अपने आप भी फर्स्ट कजन की शादी ले आओगे? फिर जब सिविल कोर्ट की बात करोगे तो फिर बराबरी की बात हो जाएगी, कहीं पे भी कोई भी शादी कर लेगा। फिर आप क्या करोगे? फिर किस तरह उसको मैनेज करोगे? राजीव जी बात को समझो, फसाद फैलाने से नहीं होती ये चीजें। आपने बोल दिया, मैं समझाता हूँ। दोनों बातों का जवाब, दोनों बातों का जवाब। अभी मेरी बात पूरी ही नहीं हुई। आपको सब्र नहीं है राजीव जी, थोड़ी सब्र का ज्ञान भी ले लीजिए कि सब्र क्या होता है। आप पूरी बात सुनना ही नहीं पसंद करते किसी के भी। आप इतने उतावले हो कि आप बोलना शुरू कर देते हो। चलिए बोलिए, मैंने तो अपनी बात कह दी, मैं इतनी लंबी बात करती भी नहीं। मैंने तो सर जी सबकी तरफ से अगर आप बात सबकी करोगे ना, यही अधिकार यही अधिकार मैं पठान साहब से भी आपको दिलवाना चाहता हूँ, जो अधिकार मैं दे रहा हूँ आपको। मैं चुप बैठूंगा, आप ही बोलेंगे।
अब मैंने खुशी हुई, मैंने आपको बेटा बोला है राजीव जी, लेकिन इस भरोसे बोला है कि हक की बात करिए। जब बात करें तो सबकी करिए। आप मैंने आपको इजाजत दी, आप मुसलमानों की बात करी, मैंने सुन ली, लेकिन आप जब भी टारगेट करते हैं सिर्फ खामियां उनमें ही हैं। आपको जब और जगहों की बात आती है तो आपके पास कोई जवाब नहीं आता कि भाई गोवा के कानून की क्या बात होगी, आपके पास जवाब नहीं है। मंदिरों की क्या बात होगी, किसको जाने दिया जाएगा, किसकी शादियां कहाँ होंगी, तब आपके पास जवाब खत्म हो जाते हैं। तो उन सवालों के भी तो जवाब आने चाहिए ना। और 100% ये श्योर बात है कि ये आपके चुनावी हथकंडे हैं, इनसे अलग हटिए, ईमानदारी से काम करिए और आप राज में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा धर्म से जवाब ले लीजिए उनका, अब जवाब ले लीजिए राजीव जेटली। शुक्रिया। देखो, मैं सोच रहा था शायद मेरे अलावा कोई इस बात को रखेगा, लेकिन मैं इस बात को रखता हूं कि ये हम ही हैं जिन्होंने कहा था जिसने शास्त्र कर लिए वो शास्त्री कहलाएगा। इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। कोई दलित भी होगा तो उसके पास, अगर वो शास्त्र कर रहा है तो उसके पास मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार है। ये हमने परंपरा शुरू करी। अब मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। दूसरा, अभी अद्वैत राज जी ने बोला कि मैला उठाने के लिए, अरे आज की डेट में तो सबसे बड़ा सुलभ शौचालय अब वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, कौन चला रहा है उसे, वो भी आप याद कर लीजिए, वो भी एक ब्राह्मण चला रहा है। अब ये भेदभाव खत्म हो चुके हैं, ये भेदभाव खत्म हो चुके हैं। रही बात तीसरी, आपने मुझे कहा कि तुम मेरे बच्चे के जैसे हो। अरे मैं आपके बच्चे जैसा हूं और आपके बच्चे के बच्चा बनकर ही आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। ये लड़ाई मैं पठान साहब से चाहता हूं कि आपके लिए लड़े, जो लड़ाई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम तो वही बात कह रहे हैं ना जो आपके लिए उपयुक्त है, जो आपके लिए बेहतर है। और आपकी बेहतरी की अगर बात करेंगे और उसके बाद आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी, आपकी कोई आपकी हाँ, तो हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं। ये डिबेट किस बात पे हो रही है? इसी बात पे हो रही है, ये डिबेट ही इसी बात पे हो रही है। लेकिन वो कभी बॉलीवुड के एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, वो कभी बॉलीवुड के एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो किसी और जगह पर जा रहे हैं। अब एक सेकेंड वारिस पठान से जवाब ले लीजिए। आप वारिस पठान से जवाब ले लीजिए। वारिस पठान, देखिए जवाब सिंपल है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। बात ये है, आप ये बीजेपी वालों की बात में ना है, तो दे दीजिए। कुछ नहीं लाने वाले। चुनाव के पहले इनको वोट बटोरने की आदत पड़ गई है, इसी तरह के अनाप शनाप करेंगे। चलिए लाइए ना, मेरे इतने सारे सवाल कर दिया मैंने। कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स पे चलाएंगे, इनके पास जवाब नहीं है। गोवा के कानून को क्या करेंगे, जवाब नहीं है। संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है लिकर को बैन करना, उसके बारे में इनके पास जवाब नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में क्या करेंगे, इनके पास जवाब नहीं है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे, इक्वल होना चाहिए फिर सबके पास। क्या करेंगे उसका आप मान जाइए ना ये बात कि यूसीसी सिर्फ हमने एक शोषा छोड़ा है चुनावी मुद्दा, कर नहीं सकते। पठान, व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? What do you mean by that? नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कानून है ना कि वेल्थ भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आदित्य जी यहाँ पे जो बता रहे हैं कि हमको मुस्लिम लड़कियों की बहुत सारी फिक्र है, तो मैं तो उनको पूछ रहा हूँ हमारी हिंदू बहनों की फिक्र क्यों नहीं करते? ये हमारी भी लाखों के करीब हिंदू बहनें वृंदावन के अंदर बैठी हुई है, उसके बारे में कब बोलेंगे जेटली साहब? कब बोलेंगे? कब बोलेंगे जेटली जी? नहीं, वृंदावन की हमारी बहनों के बारे में जेटली जी कब बात करेंगे? उनको न्याय कब मिलेगा जेटली जी? कब? मैं तो मेरी बहन बता रहा हूँ ना सबको। अरे अगर आपको वारिस पठान, आपसे किसने कहा कि, अगर इनको, मैं सुन रही हूँ वारिस पठान, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो समझ नहीं आ रही हैं। आपसे किसने कहा कि हिंदू बेटी के पास प्रॉपर्टी में राइट नहीं है? किसने कहा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आपको मालूम है टैक्स रिबेट दिया जाता है। नहीं, आपसे मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ? आपसे किसने कहा है कि एक बेटी को अपने पिता की प्रॉपर्टी में राइट नहीं है? किसने कहा आपसे? अरे लेकिन वो हिंदू की, अरे अगर आपको इक्वल डिवाइड होगा तो ना, या तो इक्वल होना ही नहीं है, या तो मेजोरिटी जो है अपर कास्ट वालों के पास है। अरे मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटी अपर कास्ट के पास है आदित्य जी। 65% जो वेल्थ है अपर कास्ट के बाद है। बेचारे हमारे भाई तो गरीब रह गए हैं, क्या करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कब होगा? नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि नहीं फ्रेम में। हाँ, नहीं बताओ ना मेरे को, मेरे तो सवाल का जवाब। अच्छा, आपको नहीं पता कि हिंदुओं में बेटियों के पास प्रॉपर्टी राइट है या नहीं है? उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको नहीं पता? ये आप लॉयर हैं?
आप लॉयर है वारिस पठान, जानबूझकर अनजान नहीं बनना चाहिए। अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर टैक्स रिबेट नहीं आदिति जी सुनिए, आप मुझे आपसे मैं प्रॉपर्टी राइट की बात कर रही हूँ, आप अलग फैमिली के अंदर टैक्स रिबेट दिया जाता है। आप टैक्स रिबेट आपको पता है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट दिया जाना की है, इसीलिए मैं आपसे क्या करेंगे, तथ्यों पर बात किया कीजिए मेरे साथ, तथ्यों पर बात किया कीजिए और गोल पोस्ट चेंज मत किया कीजिए। आप मुझे बस एक बात बताएं, मैंने बहुत देर आज आप सबको सुना, आज मैंने आप सबको बहुत डिटेल में सुना है, जरा एक बात बताएं, एक सेकेंड वारिस पठान प्लीज। मैं आपको वारिस पठान, मैं तो आपको तथ्य के साथ बता रहा हूं सारी बातें। वारिस पठान आपसे मेरा का क्या करेंगे? अरे सुनिए जी, अरे मैं तो जवाब दे रहा हूं, बेटियों के पास प्रॉपर्टी में राइट है जी, बताइए। बेटियों के पास प्रॉपर्टी में राइट है, इसे लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। है, राइट है, ठीक है, अब आप बस मुझे इतना बता दीजिए, सिविल कोड के तहत आप सुन लीजिए मेरी बात, सिविल कोड के तहत सुनिए आदिति जी, यूसीसी आपको हिंदू बेटियों की चिंता है ना, आप उन पर आरोप लगाते हो मुस्लिम बेटियों की चिंता। अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है आपके लिए मेरे पास सवाल है, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे और आप लोग इतनी देर से इस पूरी डिबेट में गोल पोस्ट पे गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। जवाब तो सुनिए। अरे सो आप क्या जवाब सुनूं मैं, आपने कह दिया हाँ बेटियों के पास राइट है, पहले आप बोल रहे थे नहीं बेटियों के पास राइट नहीं है, तो आपने खुद ही को सेल्फ करेक्ट किया। मैंने कभी बोला ही नहीं, नहीं मैंने तो किया है, मैंने ये कहा ही नहीं कि बेटियों का राइट नहीं है। सुनिए आदिति जी, आप यूसीसी को जितना छोटा या ट्रिवियलाइज करने की कोशिश करते हैं, कोई कहता है एक जैसा कपड़ा, कोई कहता है एक जैसा खाना, सर ऐसा मत कीजिए सर, ये एक ब्रॉड टॉपिक है और इस पर ईमानदारी से बात होनी चाहिए, इस पर बहुत ईमानदारी से बात होनी चाहिए और सरकार को भी इस पर ईमानदारी बरतते हुए सबको विश्वास में लेना चाहिए, सबको विश्वास में लेना चाहिए, बस मुझे यही कहना है। भारत जैसा बड़ा देश जहां धर्म, जाति, सांस्कृतिक विविधता से भरे समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसे में पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता पर आम सहमति बनाना आसान नहीं है, इसीलिए ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि हिंदू कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे अलग अलग कानून की वजह से सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में क्या सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में नहीं लाना चाहिए? जब ये कोड बनाया जाएगा तो क्या उन कानूनों को सरल बनाने का ये काम नहीं करेगा जिससे हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार और न्याय मिल सके? आप सोचिएगा जरूर। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही।